Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Sahil. In this video, we are going to study about the government budget and the objectives of government budget. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गवर्नमेंट यानी कि सरकार. As you all know, there are different levels of government जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट and the local government. But in class 12th, we are only going to study about the budget of central government, that is the union budget. चलिए गवर्नमेंट बजट का मीनिंग समझते हैं. Government budget is an annual statement showing item-wise estimates of receipt and expenditure during a fiscal year. यानी कि गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो साल में सिर्फ एक बार ही बनाई जाती है, उसको साल में एक बार ही पेश किया जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट बताएगी उसको आने वाले पैसे के अलग अलग सोर्सेज और गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ पे खर्चने वाली है. ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक फिजिकल ईयर के अंदर होंगे. यानी कि गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो साल में एक बार ही बनाई जाएगी, एक बार ही पेश की जाएगी, जिसके अंदर सरकार बताएगी उसको अलग अलग सोर्सेज से आने वाली इनकम के बारे में और उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ पे प्लान कर रही है खर्चने के लिए. ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक फिजिकल ईयर के अंदर होंगे. फिजिकल ईयर एक ऐसा ईयर जो कि 1 अप्रैल पे स्टार्ट होगा और 31 मार्च पे ख़त्म होगा. चलिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं. हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स. तो चलिए समझते हैं गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीअलोकेट कैसे करती है. एज यू ऑल नो, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इट हैज़ 2 प्रायोरिटीज एट अ टाइम, दैट आर सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीअलोकेट कैसे करेगी, चलिए समझते हैं. गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर भी चाहती है तो लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. गवर्नमेंट सब्सिडी किन गुड्स पर देती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पर देती है, एग्रीकल्चर गुड्स पर देती है, खादी पर देती है और एलपीजी पर देती है. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस को इम्पोज करती है. किन चीज़ों पर करती है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, और क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोग इनका कंजम्पशन कम कर दे, इनके कंजम्पशन को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है. चलिए समझते हैं रीएलोकेशन का सेकंड पॉइंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं और जिनमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं आना चाहता, जैसे कि सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई. और देखिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, तभी गवर्नमेंट इनको परफॉर्म करने की ड्यूटी उठाती है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखिए गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर भी कर रही है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करवा रही है. चलिए हम अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ को समझते हैं. देखिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हर एक सोसाइटी का पार्ट है. हर एक सोसाइटी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का शिकार है. इनकम एंड एसेट्स की जब बात की जाए तो वो सोसाइटी के अंदर बराबर में नहीं बटी हुई, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम एंड एसेट्स का. गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी से ये कोशिश करती है कि एसेट और इनकम को अपनी सोसाइटी में बराबर रूप से बांटे. तो गवर्नमेंट क्या कहती है, कुछ अल्ट्रा रिच लोग होते हैं जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत संपत्ति होती है, गवर्नमेंट उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है और उसी पैसे को गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है. गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम चलाती है, गवर्नमेंट अलग अलग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाती है. आपने बचपन में पढ़ा होगा, नरेगा पढ़ा होगा, मनरेगा पढ़ा होगा, आरईजीपी पढ़ा होगा. गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोगों को. तो गवर्नमेंट देखो एक बैलेंस बना रही है. अल्ट्रा रिच लोगों से हैवी टैक्सेस को इम्पोज कर रही है, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रही है, उनसे जितना टैक्स आ रहा है उससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, लोगों को जन कल्याण के लिए उसे यूज़ कर रही है. देखिए गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी से ये भी कोशिश कर दी है कि जो गरीब और अमीर के बीच का फासला है उसे कम किया जाए. गवर्नमेंट अल्ट्रा रिच लोगों से हैवी टैक्सेस को ले रही है और पुअर लोगों को अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स दे रही है ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, वो पॉवर्टी से बाहर आए और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी पाए. चलिए फ्रेंड्स, हम अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को समझते हैं. देखिए फ्रेंड्स, हर गवर्नमेंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का शिकार होती है. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. चलिए इन्फ्लेशन को समझते हैं. इन्फ्लेशन एक ऐसा माहौल होता है जब चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे होते हैं. राइज इन द प्राइस इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन. जब देश में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, तब इन्फ्लेशन का माहौल मार्केट के अंदर बनेगा. एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे देशवासियों की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन. जब डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो कस्टमर हायर प्राइस देके चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेगा, तब महंगाई आ जाएगी. और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट पॉलिसी का यूज़ करती है. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है और मनी फ्लो को भी एब्जॉर्ब कर देती है. चलिए दोस्तों डिफ्लेशन को समझते हैं. गवर्नमेंट डिफ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट पॉलिसी का यूज़ करती है. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देती है, लोगों को टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देती है, जिससे लोगों के पास सेविंग जनरेट होती है और ऐसे ही गवर्नमेंट लिक्विडिटी को रिलीज़ करती है. चलिए
चलिए फ्रेंड्स, हम अपने फोर्थ ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को समझते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं आने देना चाहती। इन्हें गवर्नमेंट की नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर इन देयर इज वन सिंगल सेलर इन द एंटायर मार्केट, जो कि उस पूरे मार्केट पे अपनी ग्रिप रखता है, पूरे मार्केट को कंट्रोल रखता है। तो गवर्नमेंट की भी कुछ नेचुरल मोनोपोलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी से ये भी कोशिश करती है कि इन स्पेसिफिक एरियाज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ को समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट लिंक है जीडीपी के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स अ सस्टेनेबल राइज इन रियल जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। देखें हम अपने देश की जीडीपी कैसे बढ़ाएंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं वो अट्रैक्ट और हमारे देश के अंदर आए। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एस्टैब्लिश करेंगे जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन की। पहले कुछ साल तक जो है कंपनीज़ को आकर टैक्स नहीं देना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होती है, लेबर लॉज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे, जिससे बड़ी बड़ी एमएनसीज हमारे देश के अंदर आएँ। वो आएंगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी, प्रोडक्शन करेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी के बढ़ने के साथ हमारी जो है लोगों के पास जो इनकम इन हैंड है वो भी बढ़ेगी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ को समझते हैं। हर एक कंट्री के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखी गई है। अगर हम इनकम और वेल्थ के टर्म में दो अलग अलग स्टेट्स को कंपैरिजन करें, व्हेन वी कंपेयर दिल्ली विद अ रिमोट एरिया, दिल्ली के अंदर जो लोगों के पास इनकम और वेल्थ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ रिमोट एरिया। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी से ये भी चाहती है कि देश के अंदर जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, ये इनकम और वेल्थ की, इसको मिनिमाइज़ यानी कि इसको रिड्यूस किया जाए। गवर्नमेंट क्या करेगी इसको काउंटर करने के लिए? गवर्नमेंट इन रिमोट एरियाज़ के अंदर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी। इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करके गवर्नमेंट उन लोगों को रोजगार भी देगी, उनकी इनकम स्टेटस भी बढ़ेगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। साथ के साथ गवर्नमेंट की जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं ये भी खत्म हो जाएगी। देखिए, कहीं पे भी अगर व्यापार आता है तो लोगों को बेनिफिट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है और गरीबी वहाँ से दूर हट जाती है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी से जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है उसको ऐसे एलिमिनेट करेगी। आई होप आप सभी को गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।